नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहित्यिक जंक्शन पर। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल में कि ये वीडियो होने वाली है एक पुस्तक समीक्षा, जिसमें हम बात करेंगे कांता भारती की लिखी हुई किताब रेत की मछली के बारे में। जी हाँ, ये किताब एक ऐसी किताब है जिसे आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो इस किताब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताब एक बहुत ही फेमस किताब के पैरेलल चलती है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि एक किताब है जो अपने लिखे जाने से लेकर आज तक युवा वर्ग में और पाठक वर्ग में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किताब रही है, और ये किताब उस किताब के समकक्ष चलती है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे और अगर आप फेमिनिज्म की सोच के साथ पढ़ेंगे तो ये किताब आपको उस किताब से आगे जाती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ ये ऐसा लगता है कि इसकी कहानी और उस किताब की कहानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग अलग नज़रिए से एक ही कहानी को लिखा गया है, ऐसा आपको महसूस होगा। और कई जगह ऐसे हिंट भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करती हूँ कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो इस किताब को पढ़ने के पीछे आपका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि ये किताब अपने आप में ही एक मास्टरपीस है। हालांकि अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप शुरुआत में नहीं पढ़ पाएंगे। आपको चाहिए होगा कि आप थोड़े से इन डेप्थ वाले रीडर बन जाएं। आपने रीडिंग के पहले पड़ाव को पार कर लिया हो, जहां आप हल्की लिखावट वाली किताबों को पढ़ सकें। उसके बाद ही आप इस किताब को पढ़ पाएंगे। जो स्टार्ट करते हैं, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एज अ बिगनर स्टार्ट करते हैं, तो हमें संवाद वाली किताबें ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन हो और ख़त्म। लेकिन इस किताब में आपको कन्वर्सेशन से ज़्यादा थॉट्स मिलेंगे, अंतर्द्वंद दिखेगा। और वो अंतर्द्वंद वाली किताबें एज अ बिगिनर पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करती। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसी किताबों से फिर इस किताब के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करें कि हाँ, ये किताब मैं पढ़ सकता हूँ। फिर जाके तो उसके लिए आप पहले हल्की लिखावट वाली किताब, जिसमें संवाद हो और दृश्यात्मक विवरण हो, लेकिन आपको पढ़ने में रमणीय लगे, वैसी किताब से शुरू करना चाहिए। अब ये तो बता दिया कि ये किताब कब पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि ये किताब की कहानी अपने आप में भी बहुत अच्छी कहानी है, और अगर आप फेमिनिज्म व्यू के साथ देखें तो ये किताब बहुत ज़्यादा दुखदाई है, बहुत ज़्यादा। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप अपने मन में बहुत ही बोझिलता देखेंगे, बहुत बोझिल हो जाएगा आपका मन, लेकिन कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब बात करती हूँ कि ये किताब क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि ये किताब जिस किताब के साथ पैरेलल चलती है, उस किताब का नाम है गुनाहों का देवता। जी हाँ, वही एवरग्रीन किताब जो हर 18 से 30 की उम्र वाले लोगों के बीच इतनी प्रसिद्ध किताब है कि हर हिंदी साहित्य को पढ़ने वाला उस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ता है। तो अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ लिया है तो आपको ये किताब ज़रूर से पढ़नी चाहिए। अगर आपको गुनाहों का देवता पसंद आया तो शायद ये किताब आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आए, और अगर फेमिनिज्म के व्यू से देखा जाए तब तो और भी ज़्यादा पसंद आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस किताब को लिखा है धर्मवीर भारती जी की ही पत्नी ने। जी हाँ, पहली पत्नी। और बताया जाता है, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताने के लिए ना तो अभी कांता भारती जी हैं और ना ही धर्मवीर भारती जी हैं, लेकिन बताया जाता है कि गुनाहों का देवता और रेत की मछली दोनों ही अपनी अपनी ओर से लिखी गई आत्मकथाएं हैं। क्योंकि अगर उनके जीवन में देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ें मैच करती हैं। दोनों की कहानी का जो सार है वो उनके जीवन से मिलता जुलता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो गुनाहों के देवता में तो सुधा का निधन हो जाता है। हाँ, ज़रूर, लेकिन आपको यहाँ ये भी समझना चाहिए कि गुनाहों का देवता हो या फिर ये दोनों ही किताब आत्मकथा के रूप में नहीं लिखी गई है। क्या ये कहा नहीं गया कि ये आत्मकथा है,
लोगों ने इस चीज़ को माना है। और चूँकि ये कहा नहीं गया है कि ये आत्मकथा है, इसीलिए थोड़े से चेंजेस राइटर्स ने अपने अपने प्लॉट के हिसाब से, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से किया है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ही चीज़ को दो नज़रिए से देखने पे कितना बड़ा डिफरेंस आता है। जहाँ गुनाहों के देवता में चंदर को गुनाहों का देवता, सही में देवता बना दिया गया। एक ऐसा देवता जिसने बहुत बड़ा त्याग किया, बाद में अपने आप से ही अपने ही अंतर्द्वंद में उलझा, लेकिन फिर बाद में जाके जो है अपनी गलती को मान भी लिया। लेकिन इस किताब में जो मुख्य किरदार है कुंतल का, और कुंतल के साथ है शोभन। कुंतल है वो किरदार जो कि सुधा के पैरेलल चलती है, और शोभन चंदर के पैरेलल चलता है। इस किताब में दिखाया गया है कि कुंतल किस प्रकार से जो है शोभन के सामने दबी दबी सी रहती है। उसके मन के जो अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं वो खुद ही बयां नहीं कर पाती है। और बाद में इस किताब में शोभन के चरित्र को जो दिखाया गया है, शोभन का जो चरित्र चित्रण किया गया है, वो वाकई बहुत ही विभत्स है। तो जहाँ चंदर को देवता दिखाया गया, वहाँ यहाँ पे शोभन आपको किसी दानव से कम नहीं लगेगा। मतलब कि अगर आप एक फेमिनिस्ट होके इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इस किताब में जो शोभन है वो दानव दिखेगा, और तब शायद आप गुनाहों के देवता के चंदर को जो है पहले अगर थोड़ा बहुत भी त्याग की मूर्त की रूप में देख रहे थे तो वो नहीं देख पाएंगे। और इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे साथ जो हुआ, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होगा, कि एज अ पर्सन धर्मवीर भारती बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और मैं बुरे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ही बड़े राइटर रहे हैं और बहुत ही बड़ा नाम रहा है उनका। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और अगर आप समझेंगे और आप इस थ्योरी को मान लेंगे कि जो ये दोनों ही किताब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों की जो जीवनी रही है उस जीवनी पे ही आधारित रहा है, तो फिर आप शायद धर्मवीर भारती को उस रिस्पेक्ट के साथ ना देख पाएँ जिस रिस्पेक्ट के साथ आप अब तक देखते आए। हाँ, एज अ राइटर वो बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, लेकिन जो एक इज्जत होती है हमारे मन में एक राइटर को लेकर, जब आप धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़ेंगे तब जो आपके मन में इज्जत जागी होगी उनके लिए, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये कहानी बहुत ज़्यादा आपको मार्मिक लगेगी, कहानी बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करती हुई लगेगी, और दूसरा इस कहानी के पीछे जो शोरगुल है वो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। अब मेरा मानना क्या है कि जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हम उसे साहित्य की तरह लें, एक ऐसा ना लें किसी भी कंट्रोवर्सी से इतर देखें। और अगर आप कंट्रोवर्सी से इतर देखेंगे तो गुनाहों का देवता और रेत की मछली दोनों ही किताब आपको बहुत बेहतरीन दिखेगी, बहुत अच्छी किताब है। आप दोनों ही किताब को पढ़कर जो है बोझिल होंगे। गुनाहों के देवता पढ़ने के बाद आप शायद रोएं, लेकिन रेत की मछली को पढ़ने के बाद आप मौन हो जाएंगे, स्तब्ध, आप कुछ कहने के स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ऐसी किताब है ये। इस किताब को पढ़ने के लिए मैंने इसलिए भी मना किया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में आप पहले धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता एक बार ज़रूर से पढ़ लें, क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप कहीं न कहीं उस स्टोरी को जानेंगे कि इन दोनों की बुक के बीच में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो कंट्रोवर्सी को जान जाएंगे। और कंट्रोवर्सी को जानने के बाद जब आप गुनाहों का देवता पढ़ेंगे तब आप उसकी खूबसूरती को कहीं ना कहीं मिस करेंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो आप पहले गुनाहों का देवता पढ़िए, आप उस स्टोरी को उस नज़रिए से देख लीजिए, फिर जाके आप इस नज़रिए से देखिए। क्योंकि जब इस किताब को पढ़ने के बाद आप गुनाहों के देवता पे जाएंगे तो आप
आप सिर्फ इसी नज़रिए से देखेंगे, इस किताब के नज़रिए से ही देखेंगे उस किताब को। मैं इस किताब के बारे में बात कर रही हूँ तो इसकी एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लिखावट उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया है। ये आपको ऐसा लगेगा कि किसी नौसिखिए लेखक ने लिखा है, क्योंकि ये पाठकों को लुभाने के और पाठकों को इंगेज करने के दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है इस किताब को। इस किताब को जब लिखा गया है, मेरे हिसाब से लगता है कि जैसे अपनी कहानी लिख रही हैं। आपको इस किताब के हर स्टेप पे लगेगा कि वो अपनी कहानी ही लिख रही हैं, वो आत्मकथा लिख रही हैं। आप मान ही नहीं सकते इस किताब को पढ़ने के बाद कि ये आत्मकथा ना हो के ये एक फिक्शनल स्टोरी है। तो इस वजह से जो है इसकी कहानी की लिखावट उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे डायलॉग्स आपको नहीं दिखेंगे कि हाँ बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छा डायलॉग चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। बट फिर भी ये किताब आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि किताबें अच्छी आपको सिर्फ इसलिए नहीं लगती कि क्योंकि उसमें अच्छे डायलॉग्स होते हैं, बल्कि किताबें इसलिए भी अच्छी लगती हैं क्योंकि किताब आपको कनेक्ट करती हैं। और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे आज के समय से भी, तो इसलिए आपको ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी इस किताब को ज़रूर से पढ़िए। मुझे ज़रूर से बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी। अगर आपने इस किताब को पढ़ लिया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये किताब कैसी लगी, क्यों अच्छी लगी और इसके क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं ज़रूर से आपके दृष्टिकोण को समझना चाहूँगी। इसी के साथ ही मैं शांभवी लेती हूँ आप सभी से विदा। मैं मिलूँगी आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी शांभवी को दीजिए विदा। नमस्कार।